है ये 52 वर्ण है और 52 वर्णों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में और कौन कौन से वर्णों का प्रयोग किया जाता है, या हम यूं कहें इन 52 वर्णों के अतिरिक्त हिंदी में और कौन कौन से वर्णों का प्रयोग किया जाता है। 52 वर्णों के बारे में जानकारी आपको दी जा चुकी है। वर्णों का प्रयोग किया जाता है। 52 वर्ण कौन कौन से हैं? 52 वर्णों के अंतर्गत 11 तो क्या माने गए हैं? स्वर माने गए हैं। 2 आपके क्या हो जाएंगे? अयोग वा। इसके बाद में 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 क्या माने गए हैं? द्विगुण। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। और इन 52 वर्णों के अतिरिक्त और भी कुछ वर्ण है जिनका प्रयोग हिंदी के अंतर्गत किया जाता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये है कि इन 52 वर्णों के अतिरिक्त कौन कौन से वर्ण है जिनका प्रयोग हिंदी के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे, एक वर्ण है ओ। इसका प्रयोग भी हिंदी के अंतर्गत किया जाता है। और कहाँ किया जाता है देख लीजिएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, तो यहाँ ये जो ओ है ना, ये मूलतः हिंदी के 11 स्वरों में है। आप बताइएगा, हिंदी के अंतर्गत जो 11 स्वर है, ऐसे लेकर लास्ट तक के जो स्वर है, उनके अंतर्गत क्या इस स्वर का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है। तो प्रश्न उठता है, बावजूद इसके हिंदी के अंतर्गत इसका भी तो प्रयोग किया जाता है, फिर इसको हम क्या नाम देंगे और ये कहाँ से आया है? तो दोस्तों, ये जो ओ है, इसको हिंदी के अंतर्गत क्या कहा जाता है? तो इसे हम नाम देंगे, क्या बताइए? आगत या ग्रहित स्वर। जी हाँ, आगत, या इसका दूसरा नाम क्या होगा? ग्रहित स्वर। प्रश्न उठता है कि साहब ये कहाँ से आया? तो आगत या गृहीत स्वर कौन सा होगा बताइए? ओ। और ये कहाँ से आया हिंदी के अंतर्गत? तो मूलतः इसे अंग्रेजी भाषा से स्वीकार किया गया है। जी हाँ, ये जो ओ है, ये हिंदी के अंतर्गत इसका आगमन कहाँ से हुआ बताइएगा? अंग्रेजी भाषा से इसे स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी भाषा से इसे स्वीकार किया गया है। इसका मतलब बात साफ है कि जो ओ है, ये मूलतः हिंदी का स्वर नहीं है। हिंदी के अंतर्गत हम बात करते हैं ए के बाद में जो आ आता है, आ और इस ओ में बहुत सारी क्या है? विषमताएं, बहुत सारा क्या है? अंतर है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब अगर मान लीजिए इसका उच्चारण हम लोग करें किसके अंतर्गत? हिंदी के अंतर्गत, तो फिर उच्चारण कहाँ से होगा इसका? जैसे हम बात करते हैं ए आ, तो ये कहाँ आएगा जो ओ स्वर है? तो देखिएगा, ये जो ओ है, ये आगत स्वर है। कहाँ से आया हुआ है? अंग्रेजी से इसको स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि उच्चारण की दृष्टि से इसका स्थान कहाँ से आएगा? तो उच्चारण की दृष्टि से इसका स्थान आएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं, ये आ है, ए और आ, और इधर हम बात करेंगे किसकी? ओ की। तो उच्चारण के हिसाब से इनका जो स्थान है, किसका? ओ जो आगत स्वर है, इसका स्थान किस किस के मध्य आएगा बताइए? आ के और किसके मध्य? ओ के मध्य किसका स्थान आएगा? ओ का। ये अपने आप में ओ क्या है? ये आगत या क्या माना जाएगा? ग्रहित स्वर। जो कहां से लिया गया है ये बताइए? अंग्रेजी भाषा से इसको स्वीकार किया गया है। अब देखिएगा इसका उच्चारण कैसे करेंगे। एक तरह तो हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, ऐसे लिख सकते हैं डॉक्टर, ये तो डॉक्टर हुआ। यहां हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर। ठीक है। अब बात करते हैं इसका उच्चारण क्या होगा, तो आप देख लीजिएगा, इसका जो उच्चारण है वो किस किस के मध्य आएगा? डॉक्टर और डॉक्टर के मध्य से कौन सा उच्चारित होगा? डॉक्टर। आई बात समझ में? तो उच्चारण की दृष्टि से इसका स्थान हिंदी के 11 स्वरों में आ और किसके मध्य आता है बताइए? ओ के मध्य इसका स्थान आएगा। तो 11 स्वरों के अतिरिक्त अगर हम और स्वर की बात करें तो ये होगा कौन सा? ओ, जिसे हम कहेंगे आगत या ग्रहित स्वर।
अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब इसके अलावा और कौन कौन से व्यंजन हैं जिनका प्रयोग हिंदी के अंतर्गत किया जाता है। तो 52 तो आपके हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण माने गए। इसके अलावा और कौन कौन से वर्ण होंगे तो ये भी आप जान लीजिएगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, हिंदी के अंतर्गत ये भी चलता है। क के नीचे जो बिंदु लगी हुई है इसे बोलेंगे हम लोग क्या, अंग्रेजी में तो डॉट कह सकते हैं, और इसको बोलते हैं नुक्ता। अरबी और पारसी में इसको क्या नाम देते हैं, नुक्ता। एक तो ये भी चलता है 52 वर्णों के अतिरिक्त। आपने नोट किया होगा भाई, एक तो हमारे पास ये क भी चलता है, और इसके अलावा ये भी तो चलता है। ऐसे हम लोग बात करते हैं क के बाद में देखिएगा क, ख, ग, ऐसे बात करेंगे ज, और आप देख लीजिएगा प। ये 5 ही है। प्रश्न उठता है क्या ऐसे और भी है क्या? नहीं, और नहीं है। इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी मानी गई है, 5 मानी गई है। और ये हिंदी के अंतर्गत क भी चलता है, हिंदी के अंतर्गत आपके ख भी चलता है, ये ग भी प्रचलित है, ये ज भी चलता है, और हिंदी के अंतर्गत ये फ भी प्रचलित है। आई बात समझ में? अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता है कि साहब जब हमारे पास पहले से ही 52 वर्णों के अंतर्गत क, ख, ग, ज और फ वर्ण मौजूद थे, तो फिर ये जो बिंदु वाले, जिसको हम बात क्या करें, नुक्ता वाले, इनका आगमन क्यों हुआ और कहां से इनका आगमन हुआ है? तो पहले तो ये देख लीजिएगा, ये जो 5 वर्ण है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दोस्तों आगत या ग्रहित ध्वनियां। इनको आगत या ग्रहित ध्वनियां कह सकते हैं, ध्वनियां हम लोग कह सकते हैं, या व्यंजन कह सकते हैं। तो आगत या ग्रहित ध्वनियां या व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी मानी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 5। 5 के अलावा और नहीं है। और अगर आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि साहब आप ये बताइएगा कि आगत व्यंजन तो कितने हैं, तो आगत व्यंजनों की संख्या तो दोस्तों 5 मानी जाती है। कौन कौन से? क, ख, ग, ज और फ। और अगर हम बात करें कि आगत ध्वनियां कितनी है, ध्वनियां जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साउंड, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, तो ये 5 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 6। और व्यंजन होंगे तो 5, और स्वर पूछा जाएगा तो 1, और ध्वनियां पूछी जाएगी तो 6। ठीक है, ये आगत या ग्रहित ध्वनियां या इन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे ओ का आगमन अंग्रेजी भाषा से हुआ, प्रश्न उठता है इनका आगमन कहां से हुआ है, बताएंगे आप लोग? भाई बात तो साफ है ना कि ओ का आगमन तो अंग्रेजी से हो गया, लेकिन ये 5 है, इनका आगमन हिंदी के अंतर्गत कहां से माना जाता है? तो कोई बात नहीं आता तो ज्यादा परेशान मत होइएगा। ये अरबी ऑब्लिक फारसी, अरबी फारसी भाषा से स्वीकार किए गए हैं। किसके अंतर्गत बताइए? हिंदी के अंतर्गत अरबी और फारसी भाषा से इनको स्वीकार किया गया है, और इनकी संख्या मानी गई कितनी? 5। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब आगत या ग्रहित व्यंजनों को हिंदी में प्रवेश किसने दिलवाया? जो ये आगत या ग्रहित व्यंजन है, इनको हिंदी में प्रवेश किसने दिलवाया? आप लोग मोटे मोटे तौर पर ये जानते हैं कि आगत व्यंजनों की संख्या सिर्फ 5 है, लेकिन प्रश्न ये भी तो उठता है कि इनको हिंदी के अंतर्गत लाने वाली शख्सियत कौन थी? ऐसे कौन से विद्वान हुए जिन्होंने इन आगत व्यंजनों को हिंदी के अंतर्गत स्थान दिलाया? तो आप बता पाएंगे? शायद नहीं। तो आप समझिएगा, आगत या ग्रहित व्यंजनों को हिंदी में प्रवेश हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए, और आपका नाम है दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, जी हाँ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनको हिंदी में प्रवेश दिलवाया। बिल्कुल बात साफ है। हिंदी में प्रवेश दिलवाने वाले कौन है बताइए?
राजा शिव प्रसाद सितारे ने इनको हिंदी में प्रवेश दिलवाया। और ये वो शख्सियत है राजा शिव प्रसाद सितारिंद जिनकी वजह से मैं हिंदी का व्याख्याता हूँ, अर्थात इन्होंने हिंदी को राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग 10वीं तक पढ़ते हैं ना, तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 6 में से एक सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। तो इन्होंने वकालत की थी कि हिंदी की दशा और दिशा तब सुधर सकती है जब हिंदी को 6 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट के रूप में राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पढ़ाया जाए। अगर मान लीजिए ये नहीं होते और हिंदी पढ़ाने वाले, हिंदी एक सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम किसको पढ़ाते फिर? बात समझ में आ रही है? इसलिए मेरा कहने का मतलब बात साफ है कि इनकी वजह से हम हिंदी के व्याख्याता है और इन्होंने हिंदी को राजकीय विद्यालयों में क्या किया? प्रवेश दिलवाया। बात समझ में आ गई? तो यही वो शख्सियत है जिन्होंने आगत व्यंजनों को हिंदी के अंतर्गत क्या किया? प्रवेश दिलाया। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब ये तमाम बातें हमें समझ में आ रही है, लेकिन बात साफ है, आप हमें ये बताइए कि जब हमारे पास पहले से ही ये 5 व्यंजन मौजूद थे, कहाँ? हिंदी के अंतर्गत, तो फिर इन आगत व्यंजनों की आवश्यकता क्यों? बिल्कुल बात साफ है, आगत व्यंजनों की आवश्यकता क्यों? ऐसा क्या कारण था कि आगत व्यंजनों की आवश्यकता महसूस हो गई? बताएंगे आप लोग, आगत व्यंजनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमारे पास पहले से ही 5 व्यंजन हिंदी वर्णमाला में मौजूद थे, तो फिर इन नुक्ता वाले यानी अरबी फारसी के व्यंजनों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? बताएंगे? कोई बात नहीं, नहीं बताए तो आपकी मर्जी है। हाँ, अब मैं समझा देता हूं क्यों आवश्यकता पड़ी। इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। नंबर 1, आगत व्यंजनों का प्रयोग करने से पहली बात तो कि उच्चारण में कोमलता पैदा हो जाती है। ये कोई मुख्य बात नहीं है, इसको हम गौण बात कह सकते हैं। तो आगत व्यंजनों की आवश्यकता क्यों? पहली बात, उच्चारण में कोमलता पैदा करने के लिए, उच्चारण में कोमलता पैदा करने के लिए किन की आवश्यकता पड़ी? बताइए। आगत व्यंजनों की आवश्यकता महसूस हुई है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब कैसे उच्चारण में कोमलता पैदा होती है? और मान लीजिए परीक्षा के समय हमारे तो उच्चारण में कोमलता पैदा नहीं हो, तो ये तो आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी पहली बात है कि उच्चारण में कोमलता पैदा करने के लिए आगत या ग्रहित व्यंजनों की आवश्यकता महसूस हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह, और जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से समझ पाएंगे, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों कि अर्थ भेद करने के लिए, जी हाँ, अर्थ भेद करने के लिए इनकी आवश्यकता महसूस हुई। अब प्रश्न उठता है कि साहब कैसे अर्थ भेद करेंगे? तो आप लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं और फिर से समझदार बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके सामने एक शब्द है राज, ठीक है, आपके सामने शब्द है गज, और आपके सामने शब्द है गज। ऐसे आप देखिएगा, आपके सामने शब्द है राज, ऐसे आप देखिएगा खाना, और दूसरा शब्द है खाना, खाना और खाना। ऐसे आप देख लीजिएगा सजा और सजा, सजा और सजा, ताक और ताक, गौर और गौर, ठीक है, ये सारे के सारे शब्द मौजूद है। अब देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास पहले से जय था, तो फिर आगत वाली जय की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहली बात तो मैंने बताई आपको कि उच्चारण में कोमलता पैदा करने के वास्ते। अब आप उच्चारण करके देखिएगा, इसको पढ़ेंगे हम राज, राज्य, और इसको पढ़ेंगे राज, राज राज, खाना खाना, खाना खाना। उच्चारण में क्या हो जाती है? कोमलता पैदा हो जाती है। किसी के नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात साफ है कि दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है
उच्चारण में कोमलता पैदा करने के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अर्थ भेद करने के लिए। अब आपके सामने देखिएगा, अगर आगत या ग्रहित व्यंजन नहीं होते तो फिर अर्थ भेद हम लोग नहीं कर पाते। राज का मतलब तो होता है, बताइएगा, शासन। राज का मतलब तो क्या होगा? शासन। आजकल किसका राज है? शासन। राज का मतलब क्या हो जाएगा? शासन। और ये वाला राज आपकी हंसी का क्या राज है? आपकी प्रोग्रेस का क्या राज है? तो ये जो राज है इसका मतलब हो जाएगा क्या? रहस्य। राज का मतलब रहस्य। और ऊपर वाले राज का मतलब क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसका मतलब हो जाएगा शासन। ऐसे आप देखिएगा, खाना और दूसरा कौन सा है? खाना। खाने का मतलब तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भोजन और नीचे खाना। इस खाने का मतलब क्या हो जाएगा? बताइएगा। इस खाने का मतलब बताएंगे आप लोग? इस खाने का मतलब हो जाएगा, खाने का मतलब खजाना होता है क्या पश्चिमी राजस्थान में है? खाने का मतलब होता है, बिंदु लगा दिया मैंने। इस खाने का मतलब ये मिट जाएगा कैसे? हाँ जी, देखिएगा, इस खाने का मतलब क्या होगा ये आप देख लीजिएगा। तो इस खाने का मतलब हो जाएगा कोष्टक, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ब्रैकेट। कौन से कोष्टक में, कौन से ब्रैकेट में? तो खाने का मतलब भोजन और खाना का मतलब कौन से खाने में। खाने का मतलब क्या हो जाएगा? बताइए। कोष्टक। जी हाँ। ताक और ताक। पहली ताक का मतलब तो क्या है? बताइए। और दूसरी ताक, इसका मतलब क्या है? तो पहले ताक का मतलब क्या होगा? बताइएगा। देखना नहीं, झांकना। वो तो बात ये की होगी, देखना और झांकना तो है। ताक का मतलब मैं बता देता हूं। ताक का मतलब होता है एक टक होकर, एक टक होकर देखना। ताकने का मतलब होता है एक टक होकर क्या करना? देखना। कहते हैं राजस्थानी में, वो तो मुझे ताकता रहता है। ताकने का मतलब एक टक होकर देखना। दूसरा आपका हो जाएगा ताक। इस ताक का मतलब क्या होगा? ताक, ताक का मतलब होता है अलमारी का एक भाग। कौन से ताक में रखा हुआ? तो ताक हो जाएगा अलमारी। जी हाँ, अलमारी का एक भाग, जिसको हम राजस्थानी में क्या कहते हैं? आड़या। जी हाँ, अलमारी का एक भाग, जिसको राजस्थानी में क्या कहा जाता है? आड़या। आ गई बात समझ में? पहले ताक का मतलब क्या हो जाएगा? एकटक होकर देखना। दूसरे ताक का मतलब क्या होगा? बताइए। अलमारी का एक भाग। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में गज और गज। पहले गज का मतलब तो होता है हाथी, और दूसरे गज का मतलब नाप, नाप तौल की एक इकाई। जी हाँ, नाप तौल की इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? गज। सजा और सजा। सजा, सजा। तो ये सजा का मतलब तो होता है सजावट। सजा यानी सजावट। हम लोग कहते हैं सजा दो, सजा दो यानी सजावट कर दो। या दूसरी बात, सजा दो इसे, सजा दो। ये सजा का मतलब दंड देना, तो ये हो जाएगा दंड। ऊपर वाली सजा का मतलब सजावट, नीचे वाली सजा का मतलब हो जाएगा दंड। इसके बाद हम चर्चा करते हैं गौर और गौर। तो ये गौर तो मतलब क्या हो जाएगा? गौर का मतलब तो हो जाएगा गौरावरण। और इस गौर का मतलब क्या होता है? बताइए। वह गौर से पढ़ाई कर रहा था। गौर का मतलब ध्यान पूर्वक। हाँ, एक ही बात है, एकाग्रचित बोल सकते हैं या ध्यान पूर्वक बोल सकते हैं। तो गौर का मतलब हो जाएगा ध्यान से। इसका मतलब हो जाएगा ध्यान से। जी हाँ, पहले गौर का मतलब गौरावरण, और दूसरा गौर का मतलब क्या हो जाएगा? बताइएगा। ध्यान से। जी हाँ, ये थे दोस्तों आगत व्यंजन कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो नंबर 1, उच्चारण में कोमलता पैदा करने के लिए इनका प्रयोग करने से उच्चारण में कोमलता पैदा हो जाती है। कैसे हो जाती है बताया जा चुका है, फिर से बताने जा रहा हूँ। राज,
राज, सजा, सजा। तो उच्चारण में कोमलता पैदा हो जाती है। दूसरी बात, अर्थ भेद करने के लिए, अगर आप बताइए मुझे, अर्थ भेद करना इनका पर्पज नहीं होता, तो ये राज है, अगर हम इसको हटा दें नीचे वाली नुक्ता को, तो दोनों का अर्थ क्या हो जाता, शासन। फिर हम रहस्य को कैसे उजागर कर पाते, इसलिए अर्थ भेद करने के लिए आगत या ग्रहित व्यंजनों की आवश्यकता महसूस हुई है। किसी के मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठ रहा तो स्वागत है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 52 वर्णों के अलावा फिर रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी के अंतर्गत एक आगत स्वर है जो अंग्रेजी से आया हुआ है, जिसको हम क्या नाम देंगे, ओ। और इसके अलावा 5 आगत या ग्रहित व्यंजन है। कौन कौन से है मैंने बोर्ड पे भी आपको लिखा है, बताया है। उसके 5 आगत व्यंजन है और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। नंबर 1, उच्चारण में कोमलता पैदा करने के लिए। नंबर 2, अर्थभेद करने के लिए इनकी आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा क्या कि हम लोग बात कर रहे थे, एक तो ये ड है और एक है आपका ये ड और ये वाला ड। इनमें आप देखिएगा ड और एक है ये ड, ये कहाँ आ रहे थे बताइएगा। ये आ रहे थे आपके ट वर्ग में, ट, ठ, ड, ढ आ रहे थे ना। तो ये कहाँ आते हैं बताइए, ये आते हैं ट वर्ग में। जी हाँ, ट वर्ग में ये प्रयुक्त होते हैं। एक आपने नोट किया था और देखा था, कहाँ ये आते हैं ड, ये बिंदु, और दूसरा कौन सा है, ये ड, ये बिंदु, जिसको हमने क्या नाम दिया था बताइएगा। 52 वर्ण के अंतर्गत है नहीं ये तो। इसको, हाँ जी, इसको आपने नाम दिया था द्विगुण। जी हाँ, इसका दूसरा नाम था ताड़न जात, इसको हमने नाम दिया था उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब जब हमारे पास ट वर्ग में आने वाले कौन कौन से ट वर्ग में आने वाले ड और ड थे, समझ में आ रहे, तो फिर इन द्विगुण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके पीछे क्या कारण है। और आवश्यकता भी होगी, लेकिन आप ये भी बताइएगा कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए, ट वर्ग का प्रयोग कहाँ होना चाहिए और द्विगुण का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, यह हम बात करते हैं, कुछ नियम है कहाँ किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, कहाँ कौन से का प्रयोग होना चाहिए। तो इनका प्रयोग तो कहाँ होना चाहिए ट वर्ग वाले का, तो और द्विगुण जिनके नीचे बिंदु लगी हुई है इनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए। किसी को याद है, बता सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ट वर्ग का में आने वाले ड और ड का प्रयोग कहाँ होता है और द्विगुण का प्रयोग कहाँ होता है, दोनों ही बातें मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। यदि शब्द का प्रारंभ, यदि शब्द का प्रारंभ किससे होता है, यदि शब्द का प्रारंभ ड और ड से होता है, तो यदि शब्द का प्रारंभ ड और ड से होता है तो बोलिए, होता है तो ट वर्ग में प्रयुक्त होने वाले, ट वर्ग में प्रयुक्त होने वाले ड, एक बार फिर से देखिएगा, यदि शब्द का प्रारंभ ड और ड से होता है तो ट वर्ग में प्रयुक्त होने वाले ड और ढ का प्रयोग किया जाता है, न कि किया जाता है, न कि किसका बताइएगा, न कि द्विगुण का। बिल्कुल बात साफ है, इसका मतलब बात साफ है। यदि किसी भी शब्द का प्रारंभ किससे होता है, ड और ड से होता है, तो वहां किसका प्रयोग होगा, ट वर्ग में आने वाले ड और ड का प्रयोग होगा, न कि द्विगुण का प्रयोग होगा। अब आपके मस्तिष्क से प्रश्न उठता है कि साहब कैसे होगा, ये भी आप बताइएगा। तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
उसके माध्यम से हम आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़े, देखिएगा ये ढोल शब्द है, और ऐसे ही हम बात करेंगे ये डोरी शब्द है। ये ढोल है और दूसरा कौन सा है, डोरी है। एक आप लोग देखते होंगे यहाँ ये ढोल है और दूसरा आप ये भी देख लीजिएगा ये है डोरी। अभी तक तो कोई अंतर नहीं है ना, अब अंतर कर देते हैं, ये अंतर कर दिया, बात साफ है। इन दोनों में से कौन सी रूप शुद्ध है और क्यों है, तो आप देखिएगा इन दोनों में से ये दोनों के दोनों द्वितीयक रूप अपने आप में क्या माने जाएंगे, अशुद्ध है। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, अशुद्ध रूप है। और ये नीचे वाला भी सेम यही है, अशुद्ध रूप है। तो प्रारंभिक सभी रूप यानी दोनों रूप क्या माने जाएंगे, शुद्ध माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे, ये नियम है। यदि किसी भी शब्द का प्रारंभ किससे होता है बताइए, ड, और किससे होगा बताइए, ढ से होगा, तो वहाँ द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसा कि इन उदाहरणों में मैं आपको बता चुका हूँ। आई बात समझ में। नंबर दूसरी बात, दूसरा नियम क्या है ये भी आप जान लीजिएगा है। फिर लिखिएगा नंबर 2, दूसरी बात, यदि अंग्रेजी शब्दों के अंतर्गत कोई भी अंग्रेजी शब्द है, यदि अंग्रेजी शब्दों के अंतर्गत कोई भी अंग्रेजी का शब्द है के अंतर्गत ड और ढ का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ भी, जी हाँ, तो वहाँ भी द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वहाँ भी द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, यदि अंग्रेजी शब्दों के अंतर्गत ड और ड का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ भी द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाता, ये फैक्ट है। अब कैसे नहीं किया जाता ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, जैसे आपके सामने शब्द उदाहरण के तौर पर रोड, ये रोड शब्द है, ठीक है। अब इस रोड के अंतर्गत ये किससे बना, ROAD, रोड यानी क्या होता है, सड़क होता है। तो ये अंग्रेजी का ही तो शब्द है रोड। और अगर मैं ऐसे लिखूंगा रोड और रोड, तो अब आप देखिएगा ये तो बन जाएगा ROAD, रोड से बना है। आई बात समझ में। ये किस भाषा का शब्द है बताइए, अंग्रेजी का ही तो है। तो अगर आप ये करें कि अंग्रेजी शब्दों के अंतर्गत यदि ड और ड का प्रयोग किया जाता है तो वहां भी द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब इन दोनों रूपों में से कौन से रूप शुद्ध माने जाएंगे, प्रारंभिक या द्वितीयक रूप, तो इन दोनों में से प्रारंभिक रूप शुद्ध माने जाएंगे। ये अपने आप में क्या होगा बताइए, अशुद्ध होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंग्रेजी शब्दों के अंतर्गत ड और ड के नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होता, यानी द्विगुण का प्रयोग वर्जित है। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब फिर कहाँ किया जाता है, तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किनका, द्विगुण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिएगा हिंदी, जी हाँ, हिंदी शब्दों के मध्य तथा हिंदी शब्दों के मध्य तथा अंत में, हिंदी शब्दों के मध्य तथा अंत में द्विगुण का प्रयोग, जी हाँ, द्विगुण का प्रयोग किया जाता है, द्विगुण का प्रयोग किया जाता है। हिंदी शब्दों के मध्य और अंत में द्विगुण का प्रयोग किया जाता है। या तो हिंदी शब्दों के मध्य में होगा या अंत में किसका प्रयोग होगा, द्विगुण का प्रयोग किया जाता है। ये भी उदाहरण देख लीजिएगा आप कैसे किया जाता है।
जैसे हम बात कर रहे थे ROAD, रोड यानी क्या बन जाएगा हिंदी में, बताइए, सड़क, बिल्कुल। ऐसे हम बात करेंगे लड़ाई, लड़ाई। ऐसे हम बात कर लेते हैं दोस्तों पढ़ाई, पढ़ाई। ऐसे आप देखिएगा रूढ़, ऐसे योग रूढ़, योग रूढ़। ये तमाम ऐसे कुछ शब्द हैं, ये मूलतः किस भाषा के शब्द है बताइए, हिंदी के हैं। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके अंतर्गत किस किस का प्रयोग हो रहा है बताइएगा, इनके अंतर्गत किसका प्रयोग हो रहा है, तो ये भी आप समझ लीजिएगा। इसके अंतर्गत किसका प्रयोग होगा, ये है आपका पढ़ाई। जी हाँ, आप देखिएगा सड़क शुद्ध है, क्यों, क्योंकि हिंदी शब्दों के मध्य में और अंत में, तो ये हिंदी का शब्द ही तो है, इसके मध्य में आ रहा है ढ, इधर भी ढ बीच में आ रहा है, इधर बीच में आ रहा है, इधर अंत में आ रहा है, इधर अंत में आ रहा है। तो हिंदी शब्दों के मध्य में और अंत में कहीं भी ड और ड का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। और वहाँ किसका प्रयोग होगा, वहाँ द्विगुण का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ इनके स्थान पर आप देखिएगा, अगर हम बात करें ये वाला सड़क, तो दोस्तों ये अपने आप में क्या है, गलत है, समझ में आ गए, ये अपने आप में अशुद्ध है। यहाँ हम बात करेंगे किसकी बताइए, लड़ाई की, तो ये भी अशुद्ध है। ऐसे हम बात करेंगे पढ़ाई की, ये भी गलत है, अशुद्ध है। ऐसे हम बात करेंगे रूढ़ है, ये भी गलत है। ऐसे हम बात करेंगे योग रूढ़ है, ये भी अपने आप में क्या गलत है। तो इसका मतलब कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है द्विगुण का, हिंदी शब्दों के मध्य में और अंत में। यदि कहीं भी ड और ड का प्रयोग होता है तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, द्विगुण का प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों में अंतर है, किस किस के अंतर्गत बताइए, ट वर्ग में आने वाले ड और ढ और द्विगुण में आने वाले ड और ड का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे ये सारी की सारी क्या थी, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आती है। 52 वर्ण पढ़ चुके हैं, 52 वर्णों के अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनमें आगत स्वर हो चुके हैं, आगत व्यंजन समाप्त हो चुके हैं, ड और ढ का, द्विगुण का और ट वर्ग में आने वाले ड और ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। कोई समस्या हो, जैसा कि आपको बताया जा चुका है और फिर से बताने जा रहा हूँ कि हिंदी वर्णमाला का निर्माण किस किस से होता है, स्वर तथा व्यंजनों के योग से किसका निर्माण होता है, हिंदी वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है या उनका निर्माण होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले किन के बारे में, स्वर और स्वरों का वर्गीकरण। जी हाँ, स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी के अंतर्गत जो स्वर है उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है, स्वरों का वर्गीकरण लिखिएगा। सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण, और जैसा कि आपको बताया जा चुका है हिंदी के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 11 स्वर है। और इन 11 स्वरों का हम क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। जी हाँ, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 11। इन 11 स्वरों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इन 11 स्वरों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। और इन 11 स्वरों को 3 भागों में, जी हाँ 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी 3 भागों में हम इनको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि साहब 3 भाग कौन कौन से, कैसे बांट सकते हैं, तो देखिएगा। इससे पहले मैं इनका वर्गीकरण करूं, आप समझ लीजिएगा कि स्वरों की संख्या 11 कौन कौन सी है। तो ये ए, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ और लास्ट में क्या है, आओ। ये कितने स्वर हो गए दोस्तों, 11 स्वर। इन 11 स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब 3 भाग कौन कौन से होंगे ये भी आप जानिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिएगा, ये ए, ये ई, ये ऊ
और ये कौन सा, री, यानी ए, ई, ओ और री। इन चारों को क्या नाम देंगे? तो इन चारों को हिंदी के अंतर्गत मूल स्वर कहा जाता है। जी हाँ, मूल स्वर, या इसका दूसरा नाम होगा, बताइए कौन से, ऋस्व स्वर। तो मूल स्वर या ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी जाएगी? बताइए, 4। और 4 कौन कौन से होंगे ये भी आप समझ लीजिएगा। ए, ई, ओ और री, इन चारों को मूल स्वर या ऋस्व स्वर कहा जाता है। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है कि इनको मूल स्वर या ऋस्व स्वर कहा जाता है? तो देखिएगा, 11 में से ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनके निर्माण में अन्य किसी स्वर का कोई भी योगदान नहीं है। ये अपने आप में क्या, मूल है, इसलिए इनका नामकरण क्या रखा गया है, मूल स्वर, या दूसरा नाम क्या है, ऋस्व स्वर। तो मूल स्वर या ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 4। ये 4 नहीं होता, 4 होता है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा, आ, ई और ओ। कौन कौन से रह गए इसमें? आ, ई और ओ। इन तीनों को हिंदी के अंतर्गत क्या कहा जाएगा? तो इन तीनों को हिंदी के अंतर्गत दीर्घ स्वर कहा जाता है। जी हाँ, इन्हें हिंदी के अंतर्गत दीर्घ स्वर कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि साहब क्यों कहा जाता है दीर्घ स्वर, ऐसा क्या कारण है कि इनका नाम दीर्घ स्वर रखा गया है? तो देखिएगा, इसका निर्माण हुआ है ए प्लस ए से क्या मिला है, क्या बना है, आ बना है। इसी प्रकार ए प्लस ई से क्या बना है जी, ई। ऐसे ओ प्लस ऊ से किसका निर्माण हो रहा है, ओ का। इसलिए दीर्घ संधि हो रही है इनमें, और दीर्घ संधि होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? बताइए, दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर, या दोस्तों इसका दूसरा नाम होगा दीर्घ स्वर या सजाती स्वर। जी हाँ, दीर्घ स्वर या इसका दूसरा नाम सजाती स्वर भी है। प्रश्न उठता है कि साहब सजाती स्वर क्यों है? तो आप पढ़े लिखे देख सकते हैं, ए प्लस ए, ई प्लस ई, ओ प्लस ओ, सबकी जाति क्या है, एक ही है, इसलिए इनका नाम दीर्घ स्वर या दूसरा क्या नाम है, सजाती स्वर भी इन्हें कहा जाता है। इसके बाद कौन कौन से बचे हमारे पास? ए, आई, ओ और कौन सा, औ बच गए। यानी ए, आई, ओ और औ, इन्हें क्या कहा जाता है? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इनका निर्माण किन किन से होता है। तो अब आप देखिएगा, इनका निर्माण किन किन से होता है, बताएंगे आप लोग? ए मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, ए मिला हुआ है और ए मिला हुआ है। ये तो समझ में आ गए, सभी में ए मिला हुआ है। ए के बाद ई, ए प्लस ई मिलकर क्या बनेगा, ए, ए ई ए, ए ई ए। बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ए ई ए। फिर हम बात करते हैं, ए तो मिला ही हुआ है, ए प्लस आप देखिएगा और ए, ये वाला ए, आ रही बात समझ में, ये वाला मिल गया। तो ये देखिएगा क्या बनेगा, ए आइए, ए बराबर आइए। देखिएगा इसको बोलते हैं ए आई, तो ये बन गया ए आइए। ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ से क्या बनेगा, ओ। अपन बोलते हैं ना ओ, ए ऊ ओ, ए ऊ बराबर ओ। ऐसे ही ए प्लस, ध्यान दीजिएगा ये वाला ओ है,
ए प्लस ओ, इससे क्या बनेगा, ए प्लस ओ से बनेगा औ, 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 ए और ओ से बन गया औ। यानी याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सभी में ए मिला हुआ है, ए प्लस ई से क्या बनेगा, आए, ए प्लस ए से क्या बनेगा, आए, ए प्लस ऊ से क्या बनेगा, ओ, और ए प्लस इस वाले ओ से मिलकर क्या बन जाएगा, आओ। आई बात समझ में। इन चारों को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इन चारों को दोस्तों हिंदी के अंतर्गत क्या कहा जाता है, तो इन चारों को हिंदी के अंतर्गत संधि स्वर भी आप कह सकते हैं, या इन्हें कह सकते हैं संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, या आप इनका तीसरा नाम विजातीय स्वर भी कह सकते हैं। संधि स्वर, इसके बाद में कौन सा होगा बताइए, संधि कह सकते हैं, संयुक्त कह सकते हैं, या कौन सा होगा बताइए, विजातीय स्वर भी इनका नाम है। तो विजातीय स्वर नाम क्यों रखा गया ये भी आप जान गए होंगे, क्योंकि इनकी जाति क्या है बताइए, अलग अलग है, इसलिए इसका नामकरण क्या रखा गया, विजातीय स्वर। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता है कि साहब सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो तीनों स्वर है आ ई उ, इनको हम लोग संधि स्वर में भी तो ले जा सकते हैं। अरे भाई दीर्घ संधि सही, लेकिन संधि तो हो रही है ना, बात साफ है ना। तो आप स्वरों को दो ही भागों में बांट सकते हैं, इनको तीन भागों में वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है। तो वैसे दोस्तों हो तो संधि रही इसमें भी, ये भी आपको पता है दीर्घ संधि, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसका दीर्घ होने का अलग ही क्या है आकलन है। इसलिए हिंदी वालों को लगा क्या कि ये भी संधि स्वर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इनमें विशेष रूप से दीर्घ संधि हो रही है तो इनका वर्गीकरण अलग से कर देते हैं। समझ में आ गए। इसलिए दीर्घ स्वरों की संख्या की अगर बात करें तो 3 होंगे। अगर हम बात करें किसकी, संधि स्वर, विजातीय स्वर और कौन से स्वर बताइएगा, बताइए। बिल्कुल, अगर इनकी बात करें तो इनकी संख्या कितनी मानी जाएगी, 4। टोटल स्वर कितने, 11। 11 स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 भागों में। नंबर 1 कौन से, मूल स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संधि, संयुक्त या विजातीय स्वर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के भेद अथवा प्रभेद, डिवीजन और सब डिवीजन। लिखिएगा, स्वरों के भेद तथा प्रभेद, स्वरों के भेद तथा प्रभेद। जी हाँ, जो स्वर है उनके कितने भेद है, उनके कितने प्रभेद माने गए हैं, डिवीजन और सब डिवीजन। तो ये आप देख लीजिएगा, है हमारे जो स्वर है उनकी संख्या कितनी मानी गई है, 11। और 11 स्वर है, इनके कितने तो भेद होंगे और कितने प्रभेद होंगे। तो आप देखिएगा, इनके 6 भेद तथा प्रभेद किए गए हैं। जी हाँ, इनके 6 भेद तथा प्रभेद किए गए हैं। कौन कौन से भेद तथा प्रभेद है ये आप जान लीजिएगा। नंबर 1 जो पहला है वह है उत्पत्ति के आधार पर। जी हाँ, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। इसका मतलब बात साफ है, हिंदी के अंतर्गत जो स्वर है और इन स्वरों को 6 भागों में 6 इनके भेद और प्रभेद किए गए, जिनमें से नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। इसका मतलब क्या है, जो 11 स्वर है इनमें से कुछ स्वर तो ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति मूल रूप में होती है, और कुछ ऐसे स्वर है जिनकी उत्पत्ति मूल रूप में नहीं होती है। तो इस आधार पर इनको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हो जाएगा कौन सा बताइए, क हो जाएगा कौन सा, मूल स्वर, मूल स्वर। और अगर हम बात करें ख की तो ये हो जाएगा कैसे बताइए, संधि स्वर। बात समझ में आ रही है, मूल स्वर और दूसरा कौन सा होगा, संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होंगे, संधि स्वर कौन कौन से होंगे, ये भी आप जान लीजिएगा। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको जानना पड़ेगा क्या,
कि उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर है इन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 11 स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति मूल रूप में हुई तो वो तो मूल स्वर हो जाएंगे, जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के योग से हुई है वो संधि स्वर हो जाएंगे। अब आप बताइएगा कि मूल स्वर में कौन कौन से आएंगे। बिल्कुल ए, और बोलिए ई, ओ, और कौन सा री। ये 4 अपने आप में मूल स्वर होंगे, ए, ई, ओ, री, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी से भी नहीं हुई है। इनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर का कोई भी योगदान नहीं है। अगर हम बात करें संधि स्वर कौन कौन से होंगे बताइए। आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, और ये है आओ। ये आपके हो जाएंगे कितने, 7। इनको हम लोग क्या नाम देंगे बताइए, संधि स्वर। अब आप ये भी समझिएगा, आ है ये कैसे बना है, ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है जी, ए प्लस ई से क्या बना है, ई। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई जी, ओ प्लस किससे बताइए, ओ से। इनकी उत्पत्ति अभी अभी आपको बताया है, फिर आप जान लीजिएगा। ए प्लस ई से ये बन गया है, ए प्लस किससे बताइए, ए से आपका ये बन गया है। इसी प्रकार ए प्लस ऊ से बन गया ओ, और ए प्लस किससे बताइए, ओ से बन गया आपका कौन सा, आओ। तो ये आपके कौन से हैं बताइए, संधि स्वर। बात समझ में आ गई। 11 स्वरों में से कुछ स्वर तो ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति मूल रूप में होती है। तो मूल रूप में जो उत्पन्न हुए वो तो कौन से हो जाएंगे बताइए, मूल स्वर। और कुछ स्वर ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है, संधि होकर, तो उन्हें क्या कहा जाता है बताइए, संधि स्वर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। मूल स्वरों की संख्या 4 है और संधि स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 7। नंबर दूसरा आधार, दूसरा है, लिखिएगा, उच्चारण में, नंबर 2, उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले समय आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय आधार पर। इसका मतलब बात साफ है, हिंदी के अंतर्गत जो स्वर है उनकी संख्या कितनी मानी गई है, 11। 11 स्वरों में से कुछ स्वर तो ऐसे हैं जिनके उच्चारण में बताइए कम समय लगता है। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो कौन सा हो जाएगा जी बताइए, नंबर 1, या हम बात करें क मूल स्वर, और जिनके उच्चारण में मूल स्वर, या हम लोग कह सकते हैं इसे क्या, ह्रस्व स्वर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा बताइए, दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा वो दीर्घ स्वर हो जाएंगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा तो कौन से हो जाएंगे, मूल स्वर। तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है और इनके उच्चारण में क्या लगेगा बताइएगा, ज़्यादा समय लगता है। अब आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और कौन कौन से ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में ज़्यादा वक्त लगता है। कौन कौन से हो जाएंगे, मूल स्वर के अंतर्गत ए, कौन से आएंगे, ए, ओ, और कौन सा, री। ये तो हो गए कौन से, मूल स्वर, क्योंकि इनमें किसी अन्य स्वर का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता, न कोई आवश्यकता होती है। और बात करते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से, आ, बोलिए, ई, कौन सा, ओ, ए, आई, ओ, और आओ। इनके उच्चारण में ज़्यादा वक्त लगेगा तो ये कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर। ज़्यादा वक्त क्यों लगेगा, तो बात साफ है, क्योंकि आ का निर्माण ए प्लस ए से हुआ है, इसका निर्माण ई प्लस ई से हुआ ही है, इसका निर्माण भी ऊ प्लस ऊ से हुआ है।
कहने का मतलब बात साफ है, इनका उच्चारण दो अलग अलग किससे, स्वरों से होता है, इसलिए इनके उच्चारण में ज़्यादा वक्त लगता है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजनों को ये मापी चाहूँगा। स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में। मूल स्वर 4 है और दूसरे कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। चलिए जी, इसके बाद में नंबर 3 लिखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके उच्चारण स्थान के आधार पर, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर। जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये आप जान लीजिएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर, और किसके उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए, जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 11 है। अब आप देखिएगा, उच्चारण स्थान का मतलब होता है जो हमारी जिह्वा है, इसके उच्चारण के 3 स्थान हैं। कुछ स्वरों का उच्चारण तो जिह्वा के अग्रभाग से होता है, कुछ ऐसे जिनका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, और कुछ स्वर ऐसे जिनका उच्चारण जिह्वा के पश्चिम भाग से होता है। तो इस आधार पर इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, इन्हें 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से बताइएगा, इनमें से हो जाएंगे अग्रस्वर, जी हाँ, अग्रस्वर के बाद में दूसरे कौन से हो जाएंगे, मध्य स्वर, और मध्य स्वर के बाद तीसरे कौन से हो जाएंगे, पश्य स्वर। अग्र, मध्य और पश्य स्वर। अब आप देख लीजिएगा, अग्र स्वर में कौन कौन से आएंगे, मध्य स्वर में कौन कौन से आएंगे, और पश्य स्वर में कौन कौन से आएंगे। तो आप उच्चारण करके देख सकते हैं। 3 भाग है, अग्र, मध्य और पश्य। अग्र भाग से कौन कौन से स्वर उच्चरित होते हैं, और मध्य से कौन से होंगे, और पश्य से कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ए की। बोल के देखिएगा, आगे से बोलिए, ए। चलिए पीछे पीछे से बोलिए, आ। मध्य से बोलिए, ए ए ए। कहां से बोल रहे हैं, मध्य से, बिल्कुल। तो दोस्तों मध्य स्वर तो कौन सा है, ए। 11 स्वरों में से, हाँ जी, कंठ से आ रही है, तो ये तो आपकी व्यक्तिगत समस्या है। कंठ की तो बात ही नहीं है यहाँ बात तो 3 की है। किस किस की बताइए, अग्र, मध्य और पश्य, और वो भी किसका, कंठ तो यहाँ रह गया। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, इनकी समस्या है, कंठ की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ तो मैं कर रहा हूँ जिह्वा के उच्चारण स्थान, और जीभ के 3 भाग है, एक मध्य वाला और पीछे वाला, और आप बात करें कंठ की, तो कंठ तो यहाँ रह गया, और बिल्कुल कंठ से तो होगा ही होगा, इसमें तो इस बात से तो इनकार कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं, उसको समझिए, उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके उच्चारण स्थान, जिह्वा के, तो जिह्वा के तो 3 ही उच्चारण स्थान होंगे, और वैसे तो कंठ से तो होगा ही होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात तो ये ना, जिह्वा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, और जिह्वा के अंतर्गत कहां से होगा बताइए, अग्र, मध्य या पश्य से। तो मैंने आपको उच्चरित करवाया अभी, आगे से नहीं हो सकता, पीछे से नहीं हो सकता, किससे होगा बताइए, मध्य से। अब प्रश्न उठता है कि साहब ये तो अभी आप बता रहे इसलिए समझ में आ गया। सबसे बढ़िया तरीका इसका ये, देखिएगा, ऐसे बना लीजिए कोई भी शब्द, अमर बना लिया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब अमर को बोलिए, आगे से बोलते हैं अमर, पीछे से बोलिए अमर, बीच में से बोलिए अमर, अमर, ए। तो आराम से पता चल जाएगा कि कहां से हो रहा, बताइए, मध्य से। ए के बाद में बोलिए ए, आ, आम। कहां से आए आम, हाँ पीछे से आते हैं आम तो। है के बाद आ कहां से बताइए, पीछे पश्चिम भाग से, ए आ, तो ये आ कौन सा हो जाएगा बताइए, पश्य स्वर। आई बात समझ में, ए आ, फिर चलिए ई,
ई ई ई ई, कहां से? जिह्वा का अग्रभाग काम कर रहा है, बिल्कुल। तो यहां ई और ई में क्या जाएगा जी बताइए? ई और ई अग्रभाग, ठीक है। ए आ ई हु कहां से आ रहा है? उल्लू, उल्लू कहां से बनते हैं? पीछे से। तो यहां हो जाएगा उ, और कौन सा? उ। यह भी कौन से स्वर है? पश्य स्वर। उ और उ पश्य स्वर। ए, फिर आ, ई उ, फिर ए आ ई उ री, री, बिल्कुल अग्रभाग से। तो ये हो गया आपका री, अग्रभाग से। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं उच्चारण करके दिखा देता हूं। जैसे हम बोलते हैं तो कौन सा भाग चल रहा है बताइए? अग्रभाग से चलेगा। ए आ ई उ री, बात करिए। री के बाद में ए आई, ए आई, ए आई, ए आई, दोनों के दोनों ही अग्रभाग से उच्चरित हो रहे। ए डी एनक, ए डी एनक, एनक कहां से हो रहा बताइए? अग्रभाग से। ए और आई दोनों के दोनों अग्रभाग से। और हम बात करेंगे ओ और कौन सा बताइए? आओ, ये दोनों के दोनों कहां से होंगे? पश्य स्वर से। औ औ कहां से जा रहा? पिश्य से। अब आप ये देखिएगा, प्रश्न ये उठता है कि साहब परीक्षा के समय अग्रभाग, पश्य भाग और मध्य भाग भूल जाए तो क्या करें? तो बहुत सफिशिएंट तरीका क्या है समझिएगा। मध्य स्वर केवल एक ही है, ये बात हुई, मैं रटने की बात कर रहा हूं। ए मध्य स्वर है, ठीक है। 5 इधर है और 5 इधर है, ये समझदारी की बात है। फिर ज्यादा समझदारी की बात और बता देता हूं, देखिएगा। जैसे 3 3 3 3 और 3 की आकृति, जैसे बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, लग रहा है ना आपको? और वैसे आप देखिएगा इधर ई री, इनमें 3 3 की आकृति नहीं आ रही। ए मध्य स्वर हो जाएगा, ये 5 पश्य स्वर हो जाएंगे। देखो 3 3 3 3 3 जैसे आकृति मिल रही है, और ये कौन से हो जाएंगे? अग्र स्वर। और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे समझ में अच्छे तरह से आ जाएंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके उच्चारण स्थान के आधार पर? जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में से बांटा जा सकता है। जहां कुछ स्वरों का उच्चारण आगे से होता है वो अग्र स्वर होंगे, मध्य से होने वाले मध्य स्वर होंगे, और पश्य से होने वाले कौन से हो जाएंगे? पश्य स्वर हो जाएंगे। आगे बढ़े। नंबर 4, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति, ये शब्द बना मुख प्लस आकृति से। मुखाकृति के आधार पर, जो मुख है उसकी आकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर जो आपके क्या स्वर है उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अब आपको कंठ तालु जीवा पर नहीं जाना है, अब आपको मुख की आकृति देखना है। तो इसका मतलब बात साफ है कि जो 11 स्वर है, इन 11 स्वरों में से कुछ स्वर तो ऐसे जिसमें मुख की आकृति पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? खुल जाती है। वो तो हो जाएंगे कौन से? विवर्त स्वर, विवृत स्वर। और कुछ ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में मुख की आकृति आदि खुली रहती है, वो कौन सा बन जाएगा बताइए? अर्ध विवर्त स्वर। और कुछ ऐसे जिनके उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बताइए? लगभग बंद सा रहता है, वो कौन सा हो जाएगा बताइए? संवृत स्वर। और इसके बाद में कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख लगभग आधा क्या रहता है बताइए? बंद रहता है,
वो क्या हो जाएगा, अर्ध संवर्त स्वर। पहले एक बार समझ लीजिएगा, विवर्त, दूसरा अर्ध विवर्त, संवर्त, और चौथा कौन सा हो जाएगा, अर्ध संवर्त। विवर्त, अर्ध विवर्त, संवृत, अर्ध संवृत। अब आप समझिएगा, विवर्त का शाब्दिक अर्थ है खुला होना, विवर्त का शाब्दिक अर्थ होता है खुला होना, और संवर्त का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना। हिंदी के अंतर्गत कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुंह यानी मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, वो तो कौन से हो जाएंगे, विवर्त स्वर। कुछ ऐसे स्वर होंगे जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद सा रहता है, संवर्त स्वर। अर्ध विवर्त का मतलब आधा बंद, और अर्ध संवर्त का मतलब आधा खुला। अब आपके मस्तिष्क पे प्रश्न उठता है कि साहब आधा बंद और आधे खुले में क्या होगा, तो बिल्कुल ये भी आपको बताया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण बात ये ध्यान दीजिएगा, विवर्त का मतलब क्या होता है, खुला होना, और संवर्त का मतलब बंद होना। ठीक है, ये विलोम है। विवर्त का अपोजिट क्या होगा बताइए, संवर्त। ये नियम है, विलोम शब्द आप लोग रटते होंगे, हजारों की तादाद में विलोम शब्द है। और हम यूं कहें कि विलोम शब्दों की हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे युग्म शब्द हो, चाहे वन वर्ड हो, इनकी संख्या एक ही शब्द में होगी, असीमित। अब प्रश्न उठता है कि इन असीमित शब्दों को सीमित कैसे करें, विलोम शब्दों को हम कैसे पहचानें। आप लोग रटते हैं, इसको पहचानने के तरीके हैं जिसका जिक्र मैं विलोम शब्द प्रकरण में करूंगा। और लेकिन मुख्य तौर पर अभी मैं व्यवहारिक तौर पर आपको ये बताने जा रहा हूं। ऐसे नियम है, विवर्त संवर्त, इसका मतलब ये शब्द बना वर्त और नीचे भी वर्त है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, वी, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा, सम। तो उपसर्ग युक्त शब्दों के विलोम उपसर्ग युक्त शब्द ही होते हैं। अगर कोई भी उपसर्ग लगा हुआ शब्द है तो उसका अपोजिट भी हमेशा उपसर्ग युक्त ही होता है। प्रत्यय युक्त शब्दों के विलोम हमेशा प्रत्यय युक्त शब्द ही होते हैं। संज्ञा के विलोम संज्ञा ही होंगे, संज्ञा का विलोम विशेषण क्रिया नहीं हो सकता, और संज्ञा में भी जातिवाचक का जातिवाचक होगा, भाववाचक संज्ञा का विलोम भाव ही होगा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का विलोम व्यक्तिवाचक नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे मैं हूं, शंकर है, तो शंकर का विलोम शंकरी हो गया क्या। टोंक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो टोंक का विलोम टोंकी हो गया क्या। जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जयपुरी हो गया क्या। तो बात साफ है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कोई भी विलोम शब्द नहीं होते हैं। मैं डिटेल से आगे बताऊंगा। विशेषण का विलोम विशेषण ही होता है, क्रिया का विलोम क्रिया ही होगा, ये फैक्ट है। ये कुछ ऐसे नियम है जिनसे हम इस जटिलतम विषय से निजात पा सकते हैं। मुख की आकृति के आधार पर विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, संवर्त स्वर और कौन से होंगे बताइए, अर्ध संवर्त स्वर। अब आप बताइए कौन कौन से ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में मुंह पूर्ण खुल जाता है। तो इसके लिए आप सभी को मेरे मुंह की ओर देखना होगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं ए, मैं बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिकल समझिएगा और फिर जाके घर जाके किचन में आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है। रसोई में की बात दूसरी है, बस में बैठते समय भी कर सकते हैं। देखिएगा, मैं बोल रहा हूं आ, क्यों हंस रहे हैं, आ पूरा खुल तो गया ना, क्यों नहीं खुल रहा है। ये तो आप रटी रटाई भाषा बोलते हैं इसलिए नहीं खुलता आपका आ। तो इसको क्या माने, विवर्त मान ले क्या। लेकिन ऐसे देखिएगा, ऐसे संबंधित शब्द को बोलिए, जैसे ऐसे अमर बोलेंगे अमर, तो आप ऐसे बोलेंगे क्या, अमर। बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। अब बोल के देख सकते हो, बात दूसरी है। तो ए इसका मतलब पूर्ण रूप से नहीं खुलता। फिर देखिएगा, ए मैं सारे बोल देता हूं, ए आप बता देंगे बाद में, ए आ ई उ री ए आई ओ आउ, आ। केवल एक, कौन सा, आ।
आज से बोलिए आम, बिल्कुल, कि जितना भी फाड़ सकते उतना ही आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आ से क्या बनेगा? आम। तो विवर्त स्वर कौन सा होगा बताइए? एकमात्र आ, बिल्कुल आ, आराम से जीव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ विवर्त स्वर है। अब चलिए मैं बात करता हूं, इसके बाद में संवर्त स्वर पे आ जाइए। पहले आप संवर्त का मतलब जिनके उच्चारण में मुंह लगभग लगभग क्या रहता है बताइए? बंद सा ही रहता है। अब बंद में लगभग लगभग, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद हो जाएगा तो बोलिएगा कैसे? लगभग लगभग बंद होता है। जैसे हम बात करते हैं ई, ए, ओ, उ और री, ये 5 ऐसे जिनके उच्चारण में लगभग लगभग मुंह बंद सा